हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एटलस एकेडमी पर। जैसा कि आप सब लोगों को बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी कि अरे सर आप कब आ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसके लिए थोड़ा संसाधन जुटाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अब आपके लिए रोज़ाना हम लोग कुछ ना कुछ यूट्यूब चैनल पे अपनी जानकारियां जो है साझा करते रहेंगे। और आप सब लोगों से ये एक विनम्र निवेदन रहेगा कि आप सब लोग जो है अपने इस चैनल को जो है अपना मान सम्मान दें और इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको समय समय पर जो है जानकारियां उपलब्ध होती रहें। वर्तमान में जो है अगर हम कहें कि इधर तो एक उत्तर प्रदेश में UPSSC के द्वारा एक पेट एग्ज़ाम होना है जिसकी परीक्षा 20 अगस्त को है, तो उसी के संदर्भ में हम लोग जो है 10-20 दिनों में जो ये समय मिला है उसको रिवीजन जो भी हम कर पाएंगे उतना हम आपके लिए जो है ये एक श्रृंखला के तहत सामान्य विज्ञान हो या करंट अफेयर्स हो या जो भी स्टैटिक जीके हो उससे संबंधित जानकारियां हम आपको जो है उपलब्ध कराएंगे। तो अब रोज़ इसी तरीके से इसी श्रृंखला में जो है सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके या और भी जो चीज़ें हैं उससे संबंधित आपको जो है जानकारियां मिलती रहेंगी। आप सब लोग जो है इससे लाभान्वित होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं सेशन। आज का जो हम लोगों का सेशन है उसको शुरू करते हैं। हाँ, 27 तारीख को जो है 27 जुलाई को हमारे माननीय राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी का जो है क्या कहना चाहिए 27 तारीख को पुण्यतिथि थी, तो उनको हम लोग नमन करते हुए एक सुविचार उनका ले रहे हैं। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सच में इंतज़ार किसी बात का ना करके अपनी कोशिश जारी रखें। और जैसा कि इतने महापुरुष ने जो है ऐसी सुविचार हमको दिए हैं, इनसे हम लोगों को लाभान्वित होना चाहिए। चलिए अगर हम लोग अगली बात करते हैं 29 जुलाई को, जो कि हाँ देखिए एक दिवस मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इसलिए मनाया गया क्योंकि इसकी शुरुआत 2010 से हुई थी। 2010 में जो है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जो है एक बाघ सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन हुआ था जिसमें 13 देश ने पार्टिसिपेट किया था। और उस समय एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2022 तक जो है वो हम अपने बाघों की संख्या को दुगना करेंगे। और अपने क्या कहना चाहिए भाई, देश भारत ने जो है उस लक्ष्य को बहुत समय पहले ही पा लिया है। तो ये अभी जो बाघ गणना रिपोर्ट 2018 की आई है, ये 29 जुलाई 2019 को आई थी। और इसमें हमारे देश में जो तो हमारे देश में जो बाघों की संख्या निकली है वो थोड़ा सा हाँ, तो ये देखिए भाई ये 2967 हो गई है। पहले कितने थे वो 22-26 थे, और अगर कहा जाए कि अब 2967 हैं, लगभग 3000 हैं। तो विश्व में बाघों की कुल आबादी का 70% भारत में निवास करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या मध्य प्रदेश में है, इसीलिए 526 वहाँ पे बाघ हैं। और इसको हम लोग टाइगर स्टेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा हैं। भारत में वर्तमान में जो है 52 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं। सबसे पहला टाइगर रिजर्व जो था वो 1973 में 1 अप्रैल 1973 को जब टाइगर प्रोजेक्ट आया था, कैलाश सांखला इस रिपोर्ट को लेके आए थे, इस प्रोजेक्ट को लेके। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है पहला जो है वो टाइगर रिजर्व बना था। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा बाघ उसी टाइगर रिजर्व में है। 260 के आसपास जो है वहाँ पे इस समय बाघ अकेले उसी टाइगर रिजर्व में है। और मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक में 524 टाइगर रिजर्व्स हैं, सॉरी ये टाइगर्स हैं, इनकी संख्या 524 है। उत्तराखंड में 442 है, उत्तर प्रदेश में 173 है, और बिहार हमारा पड़ोसी जो राज्य है उसमें 31 है। ये बाघों की जो है वो संख्या हो गई। कर्नाटक ऐसा राज्य है जिसने बाघों की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स भी गठित किया है। और 2967 इस समय बाघों की हमारे देश में ये संख्या है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई
जुलाई को मनाया गया, उसके आधार पे हमने ये आपको जानकारी साझा की। अगला चलते हैं भाई, ये हम लोग यूपी ट्रिपल एससी का पेट का जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सेशन शुरू करने जा रहे हैं। आज से इसकी शुरुआत हो रही है और प्रतिदिन इससे संबंधित आपको जानकारियाँ मिलेंगी, क्योंकि सामान्य विज्ञान या और भी स्टैटिक जीके या करंट अफेयर्स को अभी फ़िलहाल हम लोग जो है इस पे काम कर रहे हैं और समय बहुत कम है, 18-20 दिन है। आप सबको पता है कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, उसमें 1/4 माइनस मार्किंग भी है। तो जाहिर सी बात है कि भाई लंबी लड़ाई है और उसमें कहीं से भी 13 सब्जेक्ट्स हैं आप देखेंगे उसमें, तो कहीं से भी कोई गलती ना हो, मैक्सिमम मार्क्स आप अटेंड कर सकें, तो उसमें एक मरतबा एक रिवीजन हम लोग जो है कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हम लोग जो है एक सेशन शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये जो है ये परीक्षाओं में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, दूध किसका घटिया स्रोत है, मतलब कि दूध में कौन सा इनमें से जो है वो पदार्थ नहीं पाया जाता है। तो आपको देखिए कैल्शियम तो भरपूर रहता है, दूध में प्रोटीन भी, केसीन प्रोटीन इसमें पाई जाती है। दूध की जो प्रोटीन है उसे हम लोग देखिए कैसीन प्रोटीन, ये दूध की सफ़ेदी का कारण भी है, कैसीन प्रोटीन। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट दूध में जो होता है उसको कहते हैं लैक्टोज। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कह देते हैं, मिल्क शुगर। तो मिल्क शुगर ये लैक्टोज है। तो मिठास, दूध की मिठास लैक्टोज के द्वारा, दूध का अगर कहें सफ़ेदी के लिए कैसीन प्रोटीन जिम्मेदार है। ठीक है, और उसके बाद भाई ये 3 चीज़ें तो भरपूर पाई जाती हैं, यही विटामिन सी का ही अभाव रहता है। एक्चुअल में विटामिन सी जो है वो जितने जंतु स्रोत हैं उनमें कम ही पाया जाता है। कभी ये दूध रख देते हैं, कभी रख देते हैं मांस में कौन सा विटामिन नहीं, कभी अंडा पूछ लेते हैं, इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं जल्दी से। इसका आंसर विटामिन सी। नेक्स्ट देखिए भाई, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में देखिए ग्लूकोज का फार्मूला ये होता है C6H12O6। और यहाँ पे अगर हम लोग ईस्ट पीसीएस में कई बार प्रश्न आया कि ईस्ट क्या है, तो ईस्ट एक कवक है और इसका जो नाम है वो सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी, ये इसका नाम होता है। और ये है क्या भाई, फंगस है। ठीक है, एक कोसी ए सेलुलर फंगस होता है, इससे जाइमेज नामक एक एंजाइम रिलीज होता है, उससे एथिल अल्कोहल बनता है और 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के ये निकलते हैं और ये बनता है, इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल ही जो है सामान्य भाषा में हम लोग इसे क्या कह देते हैं कि भाई शराब कह देते हैं, शराब। ठीक है, तो अब देखिए जो अल्कोहल डिस्टिलरी होती हैं वहाँ पे ईस्ट का उपयोग जाइमेज एंजाइम की वजह से किया जाता है एथिल अल्कोहल बनाने के लिए। तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है, तो ये एंजाइम है जाइमेज। सभी एंजाइम के अगर कहा जाए सफिक्स में एज लगता है। ठीक है, तो ये देखिए सब में एज लगा हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, तो जाइमेज। इन्वर्टेज जो अगर हम लोग कहें इन्वर्ट शुगर को सुक्रोज भी कहते हैं, जिसे टेबल शुगर भी कहा जाता है, चीनी, तो उसको कन्वर्ट करें माल्टेज, जो माल्टोज को कन्वर्ट करे, माल्टोज हम लोग कहते हैं जौ की शर्करा को, तो उसे जो कन्वर्ट करेगा उसे माल्टेज। डायस्टेज जो एमाइलेज होते हैं उन अगर कहा जाए कि उनको जो कन्वर्ट करे तो उन्हें डायस्टेज। तो ये एंजाइम्स के बारे में बात हुई। अगला देखते हैं, इसका आंसर जाइमेज हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन लेते हैं। तो ये देखिए ये क्वेश्चन है, पार्किंसंस बीमारी किसके उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो पार्किंसन बीमारी की खोज जेम्स पार्किंसन ने ही की थी। ये मस्तिष्क की एक बीमारी है और इसमें जो है जाहिर सी बात है कि भाई एक केमिकल है वो डोपामीन रसायन होता है, उसकी कमी हो जाती है जिससे कि जो है तंत्रिका तंत्र में विकार उत्पन्न हो जाता है। तो खोज तो इसकी पार्किंसन ने ही की थी, जेम्स पार्किंसन। लेकिन आगे चल के जो है इस पे काम डोपामिन रसायन का रिलेशन और नर्वस डिसऑर्डर सब पता करने में आर्विड कार्लसन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और 2000 में इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो इस बीमारी के बारे इसका आंसर क्या हो गया, तो आर्विड कार्लसन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
थायराइड ग्रंथ की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो थायराइड आपको पता है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये गले में होती है। और उसके बाद यहाँ पे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनता है। थायरॉक्सिन तभी बनेगा जब आयोडीन मिले, और आयोडीन कहाँ से निकलता है? समुद्री भूरी शैवाल जो होता है, लैमिनेरिया, जो जिन्हें हम लोग जो है समुद्री नरकुल भी कह देते हैं, समुद्री घास भी कह देते हैं, वहाँ से आयोडीन मिलता है। और ये जो अगर कहा जाए पीसा नमक होता है उसमें मिलाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड के रूप में, और वो जाके हम लोग जब खाते हैं तो हम लोगों की थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन एक वृद्धि हार्मोन बनता है, जिससे शरीर की वृद्धि निर्धारित की होती है। ठीक है, तो थायरॉक्सिन बनने के लिए आयोडीन की ज़रूरत है। थायराइड ग्लैंड में जब ये नहीं मिलेगा तो ये ग्लैंड जो है फूल जाती है, उसी को हम लोग गॉइटर कह देते हैं। ठीक है, तो अगला इसका आंसर भी चेक कर लें, आयोडीन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कड़वाहट के लिए पूछा जाए कि भाई मानव जीव का कौन सा भाग संवेदनशील होता है? तो देखिए, मनुष्य की जो जीभ है उस पर 4 प्रकार की टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जिनसे 4 प्रकार के स्वाद का वो अनुभव कर सकता है। ठीक है, तो भाई देखिए थोड़ा सा उनका फिगर बना के आपको हम बता रहे हैं। जीभ का अगला जो भाग है ये भाई मीठे के लिए होता है, पिछला जो भाग है वो कड़वे के लिए होता है, और पार्श्व अग्र भाग जो है वो नमकीन के लिए होता है, और पार्श्व पश्च भाग जो है वो ये खट्टे के लिए होता है। ठीक है, अक्सर जो है तो ये 4 प्रकार के स्वाद ग्रंथियों के कारण विशेष क्षेत्र हैं। तो यहाँ कड़वाहट के पता करने के लिए हम लोगों का पीछे का भाग जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और मिर्च की कड़वाहट किसके कारण? कैप्साइनिन पिगमेंट के कारण मिर्च की कड़वाहट होती है। ठीक है, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए आंसर है पीछे का भाग। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। विटामिन जो रक्त का थक्का बनने में प्रभावी होता है, तो विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है वो विटामिन के है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, इसी को नैफ्थोक्विनोन भी कह देते हैं, नैफ्थोक्विनोन। तो नैफ्थोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, इस तरीके से। विटामिन ए जो है वो संक्रमण से हम लोगों को बचाता है, और विटामिन सी जो है वो एंटीवायरल विटामिन होता है, ये एंटी इन्फेक्शन विटामिन होता है, इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं, और इसको एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो गया? रक्त का थक्का बनने में कौन सा मदद करता है? विटामिन के। ठीक है, चलिए इसका आंसर भी देख लीजिए, विटामिन के हो गया ना। अगला क्वेश्चन है, महिला सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? इंसुलिन जो है ये मधुमेह के लिए उपयोगी है। ऑक्सीटोसिन जो है ये गाय भैंसों से ज़्यादा मात्रा में दूध निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ मेलिटस एक डिजीज़ हो जाती है। एंड्रोजन पुरुषों में पाया जाता है, एस्ट्रोजन महिलाओं में मिलता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन है? तो भाई मिठास पता करने के लिए सबसे एक साइंटिस्ट ने सभी केमिकल्स का एक जो है स्वीटनिंग इंडेक्स बना दिया है, जिसको अगर हम देखें तो स्वीटनिंग इंडेक्स पे सबसे ज़्यादा वैल्यू फ्रक्टोज की मिलती है इन सब में। बाकी और भी केमिकल्स हैं, जैसे सैकरीन है, वो चीनी से 400 गुना ज़्यादा मीठा होता है, तो उसी स्वीटनिंग इंडेक्स में उसकी जो कहा उसका स्थान जो है वो चीनी के बाद है। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि इसकी जो स्वीटनिंग इंडेक्स में वैल्यू है 170 है, तो फ्रक्टोज, इसे हम लोग फ्रूट शुगर भी कहते हैं, ये सबसे मीठी शर्करा होती है इन ऑप्शन में। ग्लूकोज को ग्रेप शुगर कहते हैं, इसे फ्रूट शुगर कहते हैं, इसे माल्ट शुगर कहते हैं, इसे केन शुगर कहते हैं। इसी का नाम टेबल शुगर भी है, जैसा कि यूपीएससी ने एक बार पूछा गया था टेबल शुगर किसे कहते हैं, तो सुक्रोज को ही कहते हैं। इसी को चीनी हम लोग कह सकते हैं सामान्य भाषा में, और गन्ने से भाई हम लोग चीनी निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, तो इसका आंसर फ्रक्टोज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये स्वीटनिंग इंडेक्स है, इसमें हम लोगों ने देख लीजिए लैक्टोज की वैल्यू कितनी 16 है, माल्टोज की 32 है, ग्लूकोज की 50 है, सॉर्बिटॉल की ये 60 है, गलैक्टोज की 60, सुक्रोज की 100। ये रेफरेंस है, इसी से हम लोगों ने वैल्यू को क्या करना चाहिए, डिफ्रेंशिएट किया है। फ्रक्टोज की देखिए 170 है, एस्पार्टम, सैकरीन, मोनेलिन, ये सब जो है पहले क्या है एस्पार्टम वगैरह जो है ये इस पर भी, और स्टीविया ये नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स बोल रहे हैं, तो ये स्टीविया है, एस्पार्टम है। तो आप ये जान लीजिए कि इसमें वैल्यू जैसे बढ़ रही वैसे मिठास बढ़ रही है।
देखिए फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। देखिए फलियों को हम लोग कह देते हैं, जैसे कि मटर की फली है, उनको सामान्य भाषा में लेग्यूम कह दिया जाता है, लेग्यूम। तो लेग्यूमिनेसी एक फैमिली है जो दालों की फैमिली कहलाती है, उसका नाम फबेसी भी है। लेग्यूमिनेसी का दूसरा नाम फबेसी भी है और इसमें सभी दालें हैं। दालों में 25 से 35% तक प्रोटीन होती है और एकमात्र दाल जिसमें जो है 46% प्रोटीन है वो है सोयाबीन की दाल। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। वैसे अगर कहा जाए कि इसमें स्टार्च की मात्रा कम और ये वसा और तेल जो है इनमें दालों में कम रहता है, ठीक है, तो प्रोटीन अधिक रहती है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं, प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सच्चा फल है? देखिए ये बार बार इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, झूठा फल कौन है, सच्चा फल कौन है? तो आप देखिए जो अंडाशय से उत्पन्न होते हैं, जो पुष्प के अगर कहा जाए ओवरी, राइपेंड ओवरी से जो बनते हैं वो सब सच्चे फल होते हैं, और जो ओवरी के अतिरिक्त पुष्प के किसी भाग से निर्मित हो जाते हैं उन्हें हम लोग झूठे फल कहते हैं। तो सेब, नाशपाती आप याद रखें, ये झूठे फल हैं, बाकी सब सच्चे फल हैं। तो बस दो ही ऑप्शन रट लें, सेब और नाशपाती झूठा फल होता है, बाकी सब सच्चे फल हैं। बहुत आसान हो गया। देखिए सेब है। चलिए अगला देख लेते हैं, लौंग। लौंग एक मसाला है, पौधों के किस भाग से? तो देखिए लौंग क्या है? पुष्प की कली है, ये कलिका, पुष्प कलिका भी कह देते हैं। आपने उसको देखिए तो उस पर जो है पुष्प कलिका जैसा स्ट्रक्चर भी आपको दिखता है। लौंग जो है वो उसमें यूजीनाल नामक एक केमिकल होता है जो दांत की दर्द के लिए बहुत उपयोगी है। कभी भी दांतों में दर्द हो तो आप उसको 2 लौंग अगर मुंह में रख लें तो उससे दर्द से राहत हो जाएगी, क्योंकि ये केमिकल पाया जाता है। ठीक है, यूजीनाल जो है वो एनाल्जेसिक केमिकल है, ये लौंग में मिलता है। ये फूल की कली या पुष्प कलिका कह देते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा? ये सब विकिरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये सब इनके प्रकार हैं। एक्सरे, यूवी को अल्ट्रावायलेट कह देते हैं। माइक्रोवेव ओवन में इंफ्रारेड जो है, ये इंफ्रारेड तरंगे, हीट वेव्स भी इनको कहते हैं। इन्हीं के कारण पृथ्वी पे गर्मी आती है। जब मांसपेशियों में कोई जकड़न या कोई दर्द होता है तो हम लोग सिकाई करते हैं, मतलब कि इंफ्रारेड या हीट वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है मांसपेशियों के उपचार के लिए इंफ्रारेड या हीट वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इंफ्रारेड का हम लोग उपयोग करते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बताएं, माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग करते हैं। यूवी तरंगे जो है हानिकारक तरंगे होती हैं, और यूवी बी जो है इनके प्रकार भी हैं, ए बी सी करके। तो ये जो बी है ये कैंसर उत्पन्न करती, ए जो है वो विटामिन डी उत्पन्न करती है हम लोगों की बॉडी में, इसीलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने की थी, ये हम लोगों की बॉडी के अगर कहा जाए कि फ्रैक्चर देखने के लिए बोन में एक्सरे का उपयोग करते हैं। यूवी तरंगों का उपयोग नकली नोटों का पता करने के लिए, जो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो है जानकारी के लिए यूवी तरंगों का उपयोग भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? देखिए जियोलॉजी तो भूगर्भ विज्ञान है, सेरोलॉजी सीरम से है संबंधित है, और ओरोलॉजी अगर कहें कि भाई इस तरीके से ऑस्टियोलॉजी, एरोलॉजी जो है वायुमंडल से संबंधित होता है, और ऑस्टियोलॉजी है वो अस्थि से संबंधित है, ऑस्टियोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, तो अगर इस तरीके की एक पूरी आप एक लिस्ट बना डालें तो उससे इन सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? जाहिर सी बात है वायरस ही एकमात्र ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें कोई एंजाइम नहीं होता है, और इसीलिए ये कोई भी क्या कहना चाहिए श्वसन नहीं कर पाते हैं। तो पूछा जाता है कभी इनमें से कौन सा प्राणी है जो श्वसन नहीं कर पाता है? तो वायरस जो है वो उसकी खोज इवानोवस्की ने की थी। इसको लैटिन भाषा में पॉइजन कहा जाता है। ठीक है,
वायरस जो है बहुत ख़तरनाक है। एक वायरस ने अभी देखिए हम लोगों का जीना दूभर कर रखा है, ठीक है। तो कोरोना वायरस देखिए सबको नाम याद हो गया है, ठीक। तो ये विषाणु जो होते हैं ये सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी भी हैं, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं भाई किसमें एंजाइम नहीं, किसमें श्वसन नहीं, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी। खोजकर्ता वायरस के इवानोवस्की। वायरस का लैटिन भाषा में जो मतलब है उसका मतलब है जहर, पॉइजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट, देखिए ये लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट का मतलब एक प्रकार की ये WBC है, ठीक है। WBC 5 प्रकार की होती हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, और उसके बाद अगर कहें स्नोफिल्स होती हैं, और उसके बाद अगर कहें कि भाई क्या कहना चाहिए न्यूट्रोफिल्स होती हैं। कई इस तरीके के कई प्रकार हैं, 5 प्रकार होते हैं। तो ये कहाँ बनती हैं, तो भाई देखिए WBC हैं, RBC हैं, प्लेटलेट्स हैं, सब अस्थि मज्जा में ही बनते हैं, ठीक है। सामान्य रूप से की बात की जाए तो सब कहाँ बनते हैं, सब अस्थि मज्जा में, ठीक है। आगे चल के जब उसकी और डिटेलिंग करेंगे तो पता चलता है, कहीं और भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, लेकिन हम कहें कि यहाँ पे लिम्फोसाइट सामान्य भाषा में अस्थि मज्जा ही कहेंगे। RBC और अच्छा RBC, WBC और प्लेटलेट्स जो है ये 3 जो है वो ब्लड कार्पसल्स हैं, मतलब कि ये रक्त की कणिका हैं, 3 प्रकार की होती हैं। इनको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, इन्हें हम लोग जैसा कि लिखा भी है इनको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। लिम्फोसाइट उसका प्रकार है। ल्यूको का मतलब जो है सफ़ेद, एरिथ्रो का मतलब रेड, थ्राम्बो का मतलब ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट। तो RBC जो है वो ये क्या करती, श्वसन में मदद करती, ये हमें संक्रमण से बचाती है, रक्त के थक्का बनने में मदद करती। ये सब जो है एक प्रश्न यूपी ट्रिपल में पूछा गया था कि RBC बनाने वाला अस्थि मज्जा कौन सा, तो वो लाल अस्थि मज्जा कर दीजिए तो RBC, पीला अस्थि मज्जा कर दीजिए तो WBC हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में, देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि भाई हार्मोन की बात की जा रही है, तो भाई वो थायरॉक्सिन हार्मोन है, और इसके बनने के लिए भाई आयोडीन की ज़रूरत रहती है, ठीक है। और ये थायरॉक्सिन। एड्रेनलिन को कहते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन, इसी को गुस्सा दिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। टेस्टोस्टेरॉन ये मेल बॉडी में पाया जाता है, और इंसुलिन से मधुमेह होता है। तो आंसर क्या हो गया, कहेंगे थायरॉक्सिन। और यही वृद्धि हार्मोन है। अगर कहा जाए किसी छोटे बच्चे में अगर थायराइड ग्लैंड में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, ये हार्मोन ना बने तो वो बौना रह जाता है। थायराइड ग्लैंड ही वृद्धि को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, थायराइड ग्लैंड की कमी के कारण ही बौने लोग मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एड्स किसके कारण होता है, तो भाई देखिए बहुत सबको पता है एड्स HIV वायरस के द्वारा होता है। अब आजकल HIV ना पूछ के वो रेट्रो वायरस उसे कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, और इसमें जो है एक RNA से DNA बनने की प्रोसेस होती है, जिसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के कारण ये अभी तक साइंटिस्ट जो है इस प्रोसेस को रोकने में असफल रहे, इसीलिए एड्स का अभी तक कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। एड्स जो है इसमें व्यक्ति क्या है, जब ये वायरस संक्रमित करता है व्यक्ति को, तो उसकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है, फिर वो जो है उसको 50 रोग हो जाते हैं, और फिर वो उसका धीरे धीरे वजन भी गिरता है। तो एड्स का एक दूसरा नाम जो है वो स्लिम डिजीज़ भी है, स्लिम डिजीज़ भी इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। आदमी दुबला दुबला होते होते जाके कंकाल बन जाता है, तब जाके ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये हो गया हेलमिंथ। ये हेलमिंथ जितने भी कृमि होते हैं इनसे भी बीमारियां होती हैं। हेलमिंथ जो है उनसे बीमारी अगर एक कहें तो भाई एक पेट के जो कीड़े होते हैं एस्केरियासिस, वो इससे होता है। कवक तो बहुत ढेर सारे रोग उत्पन्न करते हैं, और ये पौधों को भी बहुत करते हैं, और हम लोगों में अगर कहा गंजापन कवक के द्वारा होता है, ठीक है। तो टीनिया कैपिटिस नामक कवक के कारण गंजापन होता है। और विषाणु के ढेर, अभी भी कोविड जैसी बीमारी आप देख ही रहे हैं। बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी, तो जीवाणु के द्वारा बहुत 10-15 बीमारियां हैं जो सामान्यतः जो है लोगों के किताबों में भाई आप देखिए मिलती हैं। तो जीवाणुओं से संबंधित जैसे कि हम लोग कहें कॉलेरा हो गया, और ढेर सारी बीमारियां हैं, इससे जो है
जैसे टीबी हो गया वो जीवाणु से है, और एड्स जो है वायरस से है, ठीक है। ये पॉपुलर डिजीजेज हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? देखिए ऑप्शन के आधार पे हम लोग देखिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है, थैलमस और हाइपोथैलमस। देखिए थैलमस ही का एक निचला भाग जो है वो हाइपोथैलमस कहलाता है। ये कई सेंटर है यहाँ पे, भूख प्यास का केंद्र यही है, और यहाँ पे अगर तापमान नियंत्रण की बात करें तो भी यही काम करता है। सेरेबेलम ये शरीर का संतुलन मेंटेन करता है। इसको हम लोग कहते हैं कि भाई अल्कोहल पीने से यही प्रभावित हो जाता है जिससे व्यक्ति की चाल प्रभावित हो जाती है, ठीक है। तो तापमान के लिए हाइपोथैलेमस, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को आवास कह देते हैं, ठीक है। पारितंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। ये इकोसिस्टम टर्म जो है एजी टांसले ने 1935 में दिया था। ये भी पूछा गया है कई बार। तो इकोसिस्टम पारितंत्र, ठीक है, मनुष्य का प्रकृति के साथ एक जो है परस्पर संबंध है। तो आगे और फिर बायोम, ये बहुत बड़े पारितंत्र को बायोम कह देते हैं, ठीक है। और विशेष स्थान को जिसमें विशेष समुदाय या विशेष जाति रहती है उसे निकेत कहते हैं। सौर ऊर्जा को एटीपी में कौन बदलता है? तो सूर्य की ऊर्जा पौधों पे गिरती है, पौधे हरे होते हैं, हरे पौधों में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट सौर ऊर्जा को शर्करा में बदल देता है। वही शर्करा पौधों में जो है वो विचरण करती है और फिर वो जाके माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचती है, और माइटोकॉन्ड्रिया उसे उस शर्करा को तोड़ के एटीपी में बदल देता है, तो ऊर्जा निर्मित होती है। तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल है और ये किचन ऑफ द सेल है, मतलब ये कोशिका का रसोई घर है और ये उसका ऊर्जा घर है, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, पराक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाए जाते हैं, श्वसन में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये सौर ऊर्जा को एटीपी में बदल देती है क्लोरोप्लास्ट ही, क्योंकि सौर ऊर्जा से पहले शर्करा बनेगी, ठीक है। तो एटीपी में अगर हम लोग कहें कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया सही होगा, लेकिन यहाँ सौर ऊर्जा को एटीपी में बदलना, क्या कहने का मतलब, ये क्वेश्चन बहुत सही तो नहीं है, लेकिन ये हम लोग इसके आधार पर यही आंसर सही होगा, क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद, देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो शर्करा का निर्माण होता है ये उसका उत्पाद हो गया, लेकिन यहाँ उप उत्पाद पूछा जा रहा है। तो ये जब बनता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है ये पौधे क्या है अवशोषित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और जल को, और प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट में ये प्रोसेस चलती है, ये बनता है, ये निकलता है। तो इसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट, ये उप उत्पाद होता है। बनता ये है, उत्पाद ये है उत्पाद ये है, और इसको क्या कह रहे हैं हम लोग इसे हम लोग उप उत्पाद कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, कहेंगे भाई ऑक्सीजन। चलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे कितनी देर में पहुंचता है? तो ये लगभग 500 सेकंड में, तो ये 8 मिनट और 20 सेकंड के आसपास की बात है। सूर्य भाई पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और ये बहुत सामान्य सी बात है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज, देखिए अगर पीटी में क्वेश्चन ये इससे बहुत महत्वपूर्ण है भाई, या तो ग्रीन हाउस गैसेज से संबंधित आएगा, ये ओजोन क्षरण से संबंधित जरूर आएगा। इसको आप जरूर एक मरतबा जो है रिवाइज कर लें। जितनी भी गैसेज हैं उनको आप अच्छे से देख लें कि ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन सी आती हैं। यहाँ जो लिखी हैं ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं, लेकिन उसमें मुख्य घटक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें एक चीज़ और हम बढ़ा सकते हैं, वाटर वेपर भी, जलवाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ये जान लीजिए। मीथेन भी, मीथेन को ग्रीन गैस कहते हैं, कोल माइन गैस कहते हैं, इसे नेचुरल गैस कहते हैं, इसे हम लोग मार्शी गैस भी कहते हैं। दलदली जगहों पे यही निकलता है, इसे गोबर गैस भी कहते हैं। गाय भैंसों के पेट में भी मीथेन गैस पाई जाती है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड अगर कोई व्यक्ति सूंघ ले तो भाई हंसने लगता है, इसे लॉफिंग गैस कहते हैं। ओजोन नीली रंग की होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में इसकी एक लेयर है जो पृथ्वी को हानिकारक यूवी तरंगों से बचाती है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त होती है? सबसे ज़्यादा जो है पॉइजनस अगर कौन सी इनमें अगर बात करें तो क्लोरीन है। अगर हम लोग क्लोरीनेटेड वाटर जो होता है, जो पॉन्ड होते हैं या कहें कि जो बहुत अच्छे अच्छे होटल्स होते हैं वहाँ पे जो स्विमिंग पूल्स होते हैं उसमें क्लोरीन मिला दी जाती है जिससे कि पानी की शुद्धता के लिए। तो क्लोरीनेटेड वाटर जो है, पीने के लिए भी हम लोग क्लोरीनेटेड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लोरीन की ज़्यादा अगर मतलब कहीं अगर कहा जाए कि भाई त्वचा पे काफ़ी क्लोरीन अगर मिले तो त्वचा में थोड़े थोड़े से फफोले पड़ सकते हैं, बाकी हानिकारक ज़्यादा नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ पे जितना भी अगर कहा जाए कि कोयला जलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी, इसी के कारण ताजमहल पीला पड़ता जा रहा है क्योंकि ये सल्फर है, ये सल्फाइड बना दे रहा है और उसकी वजह से पीलापन आ रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑयल रिफाइनरीज से भी निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड वोल्केनो इरप्शन से भी निकलता है। तो ढेर सारी जगहों से कोयले के जलने से, ऑयल रिफाइनरी से, मथुरा की ऑयल रिफाइनरी से ये निकल रहा है और आगरा तक पहुंच रहा है और ताजमहल को ये नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये बिल्कुल विषाक्त नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग हमेशा बॉडी में हम लोगों की अच्छी मात्रा में भरी रहती है। जब ज़्यादा बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है तभी हम लोगों को जमाई आती है जिससे ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ निकलती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड विषाक्त नहीं है, लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सबसे ज़्यादा विषाक्त होती है क्योंकि पता है अगर ये हमारे फेफड़े में पहुंचती है तो सीधे ये हीमोग्लोबिन के साथ स्थायी बंध बना लेती है, स्टेबल बॉन्डिंग कर लेती है। फिर वो हीमोग्लोबिन कंज्यूम हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ वो अनस्टेबल बॉन्डिंग नहीं कर पाता है, इस वजह से ऑक्सीजन की कमी शरीर में हो जाती है। इससे दम घुटना रोग हो जाता है जिसे कहते हैं एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया उसे कहते हैं, दम घुटना रोग इसके कारण होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो जाहिर सी बात है श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर, देखिए अभी तक हम लोगों को ऑक्सीजन की वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन कोविड महामारी ने हम लोगों को ऑक्सीजन जो जीवनदायिनी गैस है उसकी वैल्यू अच्छे से समझाई है। तो जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें जो है हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये सब इनर्ट गैसेस हैं। वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली इनर्ट गैस ऑर्गन है, सबसे कम रेडॉन है। ये रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस भी है। हीलियम की खोज अगर हम लोग कहें कि भाई वो लॉकियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। ठीक है, तो ये हीलियम और ऑक्सीजन। पहले हीलियम गोताखोरों के सिलेंडर में पहले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण जो है वो मिलाया जाता था, लेकिन जब गोताखोर समुद्र की गहराई में जाते थे तो जो नाइट्रोजन है वो अधिक दबाव के कारण उसके बबल्स बनने लगते थे, तो वो ब्लड वेसल्स में आके दिमाग की जो छोटी छोटी नसें होती हैं उनको ब्लॉक कर देते थे। तो वो बेचारा गोताखोर जो समुद्र की गहराई में जाता था तो वो बेहोश हो जाता था, फिर वापस ही नहीं आता था। उसे नाइट्रोजन नार्कोसिस कहते हैं, उसे मार्टिनी इफेक्ट भी कहा जाता है। तो साइंटिस्ट को उस पर ध्यान गया और फिर उन्होंने नाइट्रोजन को हटा के हीलियम बनना शुरू कर दिया, क्योंकि इनर्ट गैस है, कुछ भी कोई प्रभाव भी नहीं। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी, पीड़कनाशी का मतलब पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो जितने भी हानिकारक जो है फसलों के लिए पेस्ट होते हैं उनको मार देता है। डीडीटी देखिए, डाइक्लोरोडाई फेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये देखिए इस तरीके से बेंजीन, मेथिल ब्रोमाइड, एथिलीन ओजोनाइड, ये सब पेस्टिसाइड्स तो हैं। लेकिन इसमें कौन सा पेस्टिसाइड है जो ओजोन को नुकसान पहुंचाता है? तो मेथिल ब्रोमाइड। अब ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस जो हैं वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, उनको हम लोग फ्रियॉन्स भी कहते हैं। दूसरा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ठीक है। उसके बाद एरोसोल्स हैं, मेथिल ब्रोमाइड्स हैं। तो ये सब जो है ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ओजोन जो है अगर उसमें होल्स हो जाएंगे तो अल्ट्रावायलेट बीट टाइप की जो वेव्स हैं वो पृथ्वी पे आएंगी, कैंसर काज करेंगी। इसीलिए भाई ये इसको जो है कम करना चाहिए। ये पेस्टिसाइड है, इसका
इस्तेमाल कम करना, फ्रियोन्स वगैरह जो है उनका इस्तेमाल भी कम करना चाहिए। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, मेथिल ब्रोमाइड। अगला देखिए एस्पिरिन, ये जनरल साइंस का बड़ा पेट क्वेश्चन है और ये हर एग्ज़ाम में आ चुका है। आप कोई भी किताब उठाएं उनमें ये प्रश्न जरूर मिलेगा। घटनाचक्र और जितना भी क्वेश्चन आप देखें किसी भी बुक में तो उसमें यही सब चीज़ें मिलती हैं। एस्पिरिन का नाम एसिटल सैलिसिलिक एसिड है। मेथिल सैलिसाइड, एल्किल सैलिसिलेट एसिड, हाइड्रोक्सी सैलिसिलेट, जितने भी सैलिसिलेट हैं सैलिसिलिक एसिड होते हैं ये सेवलॉन से लगा के आयोडेक्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो एसिटल सैलिसिलिक एस्पिरिन का नाम है। चलिए अगला देख लेते हैं। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण, देखिए ये भी इन्वायरमेंट से संबंधित है, जनरल साइंस में आपके लिए बहुत उपयोगी प्रश्न है। वायु प्रदूषण को इंडिकेट करने के लिए या इंडिकेटर के जैसे काम करता है वो है लाइकेन। लाइकेन जो है वो शैवाल और कवक के बीच की कड़ी है। लाइकेन वहाँ नहीं उगेगा जहाँ पे वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो। तो इस गैस के लिए इंडिकेटर होती है, तो जाहिर सी बात ये गैस बढ़ेगी तो ये वायु प्रदूषण का कारण बनेगी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई जो है लाइकेन किस गैस के लिए संवेदनशील है, सल्फर डाइऑक्साइड। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है और वो वहाँ नहीं उगेगा जहाँ पे ये गैस होगी। ठीक है, तो ये जनरल साइंस में कई बार प्रश्न आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में होती है, तो निकल भी होता है, लेड भी होता है, कैडमियम भी होता है। तो निकल, लेड, कैडमियम ये सब पाया जाता है उसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमें यहाँ पे लेड मिल रहा है तो हम इसको लगा देंगे। ठीक है, बाकी कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में होता है, ये पिंक कलर का होता है इसीलिए विटामिन B12 को पिंक विटामिन कह देते हैं। सोडियम क्लोराइड, ये नमक हम लोग खाते ही हैं। जिंक आजकल जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कोविड में बहुत से जो भी प्रभावित हुए लोग वो जिंक की टेबलेट्स भी खा रहे थे। ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और शरीर में पानी को अवशोषित करने में मदद करता है। ठीक है, अभी मैगी के बारे में एक बात आ रही थी, मोनोसोडियम ग्लूकामेट एक जो है केमिकल होता है, ये और लेड PB ये दोनों मैगी में पाए गए थे। फिर मैगी के जो कंपनी है उसने अपनी जो है उसको नष्ट करके फिर से इस केमिकल्स को ख़त्म करके और फिर से उन्होंने निकाला है। तो मोनोसोडियम ग्लूकामेट और लेड ये मैगी वगैरह में पाए गए थे केमिकल्स। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसके उपापचय के लिए को नियंत्रित करता है? तो हमने कहा कि इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज जो अग्नाशय, पेट के नीचे एक पत्ती जैसी संरचना होती है अग्नाशय, उसमें जो है एक अंतःस्रावी भाग होता है जिसकी खोज लैंगरहैंस ने की थी। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो अल्फा से निकलता है ग्लूकेगॉन हार्मोन, बीटा से निकलता है इंसुलिन हार्मोन और डेल्टा से निकलता है सोमेटोस्टैटिन हार्मोन। तो ये इंसुलिन जो है ये शर्करा को नियंत्रित करता है। अगर ये नहीं निकलेगा तो फिर रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी और ये रक्त में जब शर्करा की मात्रा बढ़ेगी तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया को ही हम लोग डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं, मधुमेह कहते हैं और इसे लग्जरियस डिजीज़ भी कहा जाता है। आराम पसंद लोगों में इस तरीके की दिक्कतें होती हैं। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। वह तत्व कौन सा है जो मानव के पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है? तो देखिए साल्ट्स ज़्यादा निकलते हैं और नमक में मैग्नीशियम भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो निकिल, लोहा और जस्ता छोड़ के अगर हम लोग बात करें तो मैग्नीशियम इसमें जो है, और बाकी ये साल्ट ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं तो कभी कभार ये निकलते हैं। तो अगर ये ई ऑप्शन दिया जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक तो इसमें कई हो जाएंगे। तो बाकी वैसे अगर सामान्य ये 4 ऑप्शन होते तो मैग्नीशियम सही हो जाता, क्योंकि जो भी पसीना निकलता है उसमें जो है सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, बाकी सब मेटल्स के ट्रेसेस होते हैं। अच्छा, जो विषुवत रेखी क्षेत्र में रहते हैं तो उन पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और जिसके कारण जो है वो ज़्यादा पानी भी पीते हैं और उन पे गर्मी के कारण उनको नमक भी ज़्यादा खाना पड़ता है, जिससे कि उनके बॉडी से पसीना ज़्यादा निकलेगा तो नमक भी ज़्यादा निकल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाए नमक का इस्तेमाल कौन? विषुवत रेखी क्षेत्र के लोग करते हैं। जैसे जैसे हम ठंडे प्रदेशों में लोग नमक खाते ही नहीं, कम खाते हैं, ये चीज़ें रहती। तो बस यहाँ तक हमारा ये जो है इसका आंसर भी चेक कर लें तो यहाँ पे 1 से अधिक हो जाएगा। अगर ये 5 ऑप्शन है, अगर 4 होते तो ये सही होता। ठीक है, चलिए आगे हम लोग, ये आंसर हो गया।
तो बस यहाँ तक आज का ये सेशन था हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज से हम लोग जो है इसी तरीके के सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और भी जो भी चीज़ें जो भी वीडियोस बन पाएंगे उनसे वीडियोस लेके हम चैनल पे अपलोड करेंगे। आप सब लोगों से एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरीके के आने वाले दिनों में ढेरों वीडियो से लाभ उठाएँ और क्या करना चाहिए, अपनी तैयारी को और अच्छा करने में हम आपकी भरसक सहयोग करेंगे। और बस आज का सेशन यहीं तक और बस धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।